Now, today we are going to start another class on admission of partner. Today I will discuss the treatment of reserves and accumulated profit and loss. कैसे रिजर्व्स को ट्रीट किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे हम ट्रीट करेंगे, इस टॉपिक में मैं आपको ये सिखाऊंगा। कई बार जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के बड़े सम्स करोगे तो आपको एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट में आप सब जानते हो ये होता है लायबिलिटी साइड और ये होता है असेट साइड। क्लियर है? आपको इसमें सीखना क्या है? देखो, एकदम सिंपल सा बात मैं कहता हूं। कई बार आप देखते हो लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व नजर आएगा, हो सकता है कोई कंटिंजेंसी रिजर्व भी नजर आ जाए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी नजर आए, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नजर आए। साथ ही साथ एक नया रिजर्व भी नजर आ जाएगा जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा एसेट साइड में आपको नजर आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन सब को कैसे ट्रीट करेंगे सर, ये समझना है। पहले तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपको दो प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहे हैं। जो लायबिलिटी में है वो क्रेडिट होता है और जो एसेट में है वो डेबिट होता है। ये लॉस को डिनोट करता है और ये प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है तो लायबिलिटी में आता है, अगर फर्म ने एसेट इन किया है तो लॉस में आता है। अब ऐसा क्यों होता है सर? आप लोग सब जानते हैं, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट था कि हम लोग बिजनेस बन के सोचते हैं। तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उस पर अधिकार किसका होता है? पार्टनर्स का होता है, इसीलिए उसको लायबिलिटी साइड में रखते हैं। ये तो बेसिक सब चीजें हैं। हमको यहाँ सीखना है कैसे इसको ट्रीट करेंगे। देखो, एकदम ट्रीटमेंट का सिंपल सा बात है। कोई भी रिजर्व्स, मैं पहले इन दोनों रिजर्व्स की बात करता हूँ, प्रॉफिट की बात करता हूँ। कोई भी रिजर्व्स या प्रॉफिट जो भी हम कमाते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करने के पीछे पर्पस क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड ना हो, तो उसके लिए हम रिजर्व्स को इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम उस लॉस से ऊपर आ सकें। लेकिन जो बात है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, रिजर्व्स को लेकर, तो ये किस में जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म है तो इन पे हक किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। और अगर ये दोनों अर्न हो जाएं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस इनकर कर गया कोई भी फर्म, तो उसको बियर भी कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्टनर्स करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तो आइटम होता है जहां पे कंपनी ने एडवर्टीजमेंट के लिए काफी पैसे खर्चे कर दिए और कंपनी को अब ऐसा लगता है कि उसका बेनिफिट आने वाले 2-3 साल तक मिलता है, तो कंपनी वो पूरा खर्चा एक साल में राइट ऑफ नहीं करता। कंपनी उस खर्चे को ईयर टू ईयर क्या करता है? राइट ऑफ करता है। लेकिन क्योंकि खर्चा पूरा एक बार में इनकर हो गया था, तो हर एक साल, सोचो अगर 10,000 में खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट में और उसका बेनिफिट अगर 2 साल में आने वाला है, तो कंपनी को कितने रुपए खर्चे करने होंगे? तो एक साल दिखाएगा 5,000 और एक साल का 5,000 रह जाएगा। वो जो 5,000 रह जाता है ना, उसको हम एसेट्स में शो करके रखते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलकर। और ये भी क्या होता है? पार्टनर्स को ही बियर करना होता है। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक के लिए सर आप समझाना क्या है? समझाना बस है कैसे ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट क्या है? बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ये जो रिजर्व्स के पैसे वो पार्टनर्स को मिल जाएंगे। लायबिलिटी हमेशा क्या डिनोट करता है? क्रेडिट साइड को। तो जब भी ये रिजर्व वगैरह पार्टनर्स को मिल जाएंगे तो ये क्रेडिट में से हट के कहां चले जाएंगे? डेबिट में। तो अगर आपको इसका एंट्री करना तो आप क्या लिखोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आपको ये पैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने होंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ऑब्वियसली जब इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे तो ये डेबिट में चले जाएंगे और ये किसको मिल जाएंगे? पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेंगे? ओल्ड रेशियो में। ठीक है,
अगर एसेट्स को राइट ऑफ करना हो तो क्या करना है, तो जर्नल क्या बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये एक बेसिक सा जर्नल है इनको लिखने के लिए। वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के लिए मैं आपको एक सेपरेट ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, कैसे इन दोनों को एडजस्ट किया जाता है, इन पे क्या क्या केसेस आते हैं। अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल करूंगा जहां पे मैं रिजर्व्स और प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करूंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं एक सम करता हूं आपके लिए, देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आपके लिए, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3। C एक नया पार्टनर है जो एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए, और ए बी का बैलेंस शीट शो कर रहा है रिजर्व में 60,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 है जो कि एसेट साइड में है। आपको इसके लिए जर्नल एंट्रीज लिखनी है। देखो बहुत बेसिक सा मैं सोल्यूशन लिखता हूँ इसका। आपको यहाँ पे मेरे को दो आइटम मिला है, एक तो मिला है रिजर्व, एक मिला है रिजर्व और एक मिला है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट, उसको राइट ऑफ करना तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट। तो ये कॉमन सेंस आप डेवलप कर लो अपने अंदर, तो आपको जर्नल लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, ये ऑब्वियसली दो पार्टनर्स हैं मेरे पास, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो इन दो पार्टनर्स में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने रुपए को, 60,000 को। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है ये भी आपको पता है, मैंने कह दिया है, ओल्ड रेशियो में। तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5:3 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसमें आंसर आने वाला है आपका 60,000 डिवाइडेड बाई 4, 7.5, यानी ये आ जाएगा 22,500, क्लियर है, और ये आ जाएगा 37,500, क्लियर। अब मैं दूसरे पार्ट में आता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड में तो डेबिट होगा तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या होगा, कौन बियर करेगा ये लॉस, ऑब्वियसली पार्टनर्स। तो जनरल क्या बनेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का है, 20,000 का है। फिर वही प्रोसेस, 20,000 को क्या करूंगा मैं, बांट दूंगा 5/8, 3/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7,500, ये 12,500। तो जस्ट बेसिक सा एक फंडामेंटल चीज़ है कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको हमको ऑपोजिट साइड में ले जाना है, और उसको कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेगा। नाउ अब मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग WCR भी बोलते हैं। देखो WCR होता क्या है, जब भी हम कोई फैक्ट्री कोई फर्म में काम करते हैं तो ऑब्वियसली वर्कर्स तो काम करेंगे, और ऐसा भी होता है कि कई बार कोई अनसर्टेन इवेंट्स घट सकते हैं जिससे वर्कर्स इंज्योर्ड हो जाए, तो उस इंजरी के बदले में वर्कर को कई बार कंपेंसेट करना पड़ता है। तो हम लोग एक रिजर्व फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व। और इस रिजर्व में पैसे कहाँ से आते हैं, जो प्रॉफिट फर्म अर्न करता है उसमें से कुछ कुछ पैसा वो WCR में ट्रांसफर करता है। तो मीन्स इट रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से काट के बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, मैंने आपको लिखा है देखो यहाँ पर, इफ नो क्लेम अगेंस्ट द WCR, ऐसा हो गया कि पूरे साल भर में कोई इंजरी हुई नहीं और वर्कर कंपेंसेशन के वहां पर कोई भी क्लेम आया ही नहीं, तो जनरल क्या हो जाएगा, WCR। तो रिजर्व का जो पूरा पैसा है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स का ही तो अधिकार था, क्योंकि ये रिजर्व तो क्रिएट ही हुआ था आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्लेम कम है, जितना भी क्लेम है, सोचो अगर क्लेम मेरा 10,000 का है तो अब रिजर्व मेरा 10,000 का है, क्लेम 6,000 का, तो हम 6 लिख देंगे और पूरा 4,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। ऐसा हुआ कि क्लेम और रिजर्व बराबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, 10 क्लेम में 10 रिजर्व में, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि क्लेम हुआ है 15,000 का, क्लेम हुआ है 15 का, लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 है, 5,000 एक्स्ट्रा लायबिलिटी आपको पुटअप है। अभी 5,000 एक्स्ट्रा आप कहां से देंगे, ऑब्वियसली आपको रिवोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जब भी अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है
तो हमको उसको रिवोल्यूशन से करना होता है। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज में कभी भी कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग कहाँ से एडजस्ट करते हैं, रिवोल्यूशन से। अब अगर रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी होगा। अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसमें किसको देना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। तो जस्ट ये सिंपल से एक एग्जांपल है, मैं एक सम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ABC 3 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 4:3:2 का। वहां पे डी एडमिट हुआ 1/6। देखो नए पार्टनर का इस रिजर्व से कोई लेना देना होता नहीं है, तो नए पार्टनर को देखना नहीं है। WCR आपके यहाँ पे पहले से 90,000 का बना हुआ था। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब WCR के केस में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो केस 1 में होगा क्या, ये पूरा 90,000 किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। तो जर्नल क्या बनेगा, WCR कहाँ है, लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा ये, डेबिट में। जर्नल क्या बनेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है, ABC, तो A कैपिटल, B कैपिटल टू C कैपिटल। तो इस 90,000 को हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्टनर्स में बांट देंगे, 40, 30 एंड 20 इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये था आपका केस नंबर 1, बहुत ही सिंपलेस्ट केस था, कुछ नहीं करना है, 90,000 को क्या कर देना है, बांट देना है। केस 2 में आइए। केस 2 में बोला वर्कर का कंपेंसेशन हुआ है 45 का, जबकि आपके पास रिजर्व में 90 पड़े हैं। तो अगर वर्कर को 45 चाहिए तो दे देते हैं, देने में कोई हर्जा नहीं है। फिर भी कितने रह जाएंगे, और 45 रह जाएंगे, तो वो 45 इसको मिल जाएंगे पार्टनर्स को। ये है हमारा केस नंबर 2। देखो जहां पर क्लेम लोअर है, क्लेम क्या है, लोअर है, तो जर्नल क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट विच इज 90,000 टू provision for workers claim which is 45,000, और बाकी 45 में किसको मिलना है, A को, फिर B को, और फिर C को। ये 3 मिलने हैं, तो 45 को बांटना है इस बार, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो 45 को आप बांट दो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 15,000। 45 को बांटना है 20,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये था आपका केस नंबर 2। अब मैं आपको यहाँ पर एक केस नंबर 3 कराता हूँ। तो केस नंबर 3 आप कैसे करोगे देखता हूँ, लेकिन पहले आप अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पे WCR 90 का था, ये तो क्लियर हो गया। क्लेम कितने का था आपके पास, 45 का, ये भी क्लियर हो गया। और बाकी 45 मैंने क्या किया, 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं आपको केस नंबर 3 दिखाता हूं, देखना। केस नंबर 3 में क्लेम 99 का है, मींस क्लेम इज हायर देन WCR। तो जब भी क्लेम हायर होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, WCR पहले हटा दो, डेबिट 90 था तो 90, जबकि प्रोविजन कितना का है फॉर वर्कर क्लेम 99 का, यानी 9,000 का देखो एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अब ये 9,000 का एक्स्ट्रा लायबिलिटी कहां से क्रिएट करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें 9,000 आएगा। अब जब भी किसी जर्नल में रिवोल्यूशन आ जाता है तो उसका प्रॉफिट लॉस का कहानी भी आ जाता है। अब रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है तो नेक्स्ट 20 में रिवोल्यूशन क्या होने वाला, क्रेडिट, और उसका प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो किस में बढ़ता है, ऑब्वियसली पार्टनर से बढ़ेगा। और यहाँ पे तो लॉस ही हुआ है, सीधा सा बात है, क्योंकि देखो रिवोल्यूशन डेबिट में है, तो डेबिट है तो डेबिट ज्यादा होने से तो लॉस ही होता है। तो 2 रिवोल्यूशन हम लिख देंगे, तो 2 रिवोल्यूशन 9,000 था। अब ये 9,000 को तीनों पार्टनर्स में बांट देना है, 4/9, 3/9 एंड 2/9, दैट इज 4, 3 एंड 2। तो ये 3 केसेस थे। WCR में आपको ये 3 केसेस हो जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 3 ही केस हो सकते हैं, इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या कम क्लेम है, या ज्यादा क्लेम है। और एक केस हो सकता है जब वर्कर और क्लेम दोनों बराबर हो, अगर वहां दे दे तो बस आपको जर्नल पास करना है, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर क्लेम। तो आपको बस ये करना है। तो इस सम को आप अच्छे से देख लो, 90 था, 99 बढ़ गया,
9,000 रिवोल्यूशन में है तो 9,000 को हम लोग बांट दिए 4 3 2 करके। यहाँ पर देखो आपका ये 9,000 होगा, मैंने बाय डिफॉल्ट 4,000 लिख दिया था। तो आपको जस्ट ये सम्स को प्रैक्टिस करना है, इसमें WCR आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज IFR विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं देखो बार बार आपको समझा रहा, WCR की तरह ही IFR भी है। IFR क्यों क्रिएट करता है? कोई भी कंपनी IFR क्रिएट करने के पीछे एक रीजन होता है। देखो हर एक फर्म कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स में करता है, डिवेंचर्स में करता है, बॉन्ड्स में करता है, डिपॉजिट्स में करता है, काफी जगह है इन्वेस्टमेंट करने की। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आप लोग सब जानते हैं मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। कभी कभी मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ता भी है और कभी घटता भी है। तो कई बार क्या होता है, फर्म उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, उस फ्लक्चुएशन के लिए एक रिजर्व क्रिएट करता है आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसका नाम होता है IFR। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाए तो मैं अपने प्रॉफिट से बियर कर दूंगा, उसका नाम डाल दूंगा IFR बोलकर। देखो मैंने यहां पर आपको 5 केसेस दिखाए हैं। पहला केस क्या है, इफ बुक वैल्यू, BV मतलब होता है बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। अगर मार्केट में और बुक वैल्यू दोनों सेम है इन्वेस्टमेंट का, तो इसका मतलब रिजर्व का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो रिजर्व का पैसा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट में फॉल इज लेस देन बुक वैल्यू, सोचो इन्वेस्टमेंट में फॉल 6,000 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 मेरे पास पड़ा हुआ था तो 4,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। अगर हम देखते हैं फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल्स टू IFR, जितना इन्वेस्टमेंट घटा है, सोचो इन्वेस्टमेंट 10 घटा है तो IFR भी क्या हो जाएगा, हम 10 घटा देंगे। IFR देखो कहने का मतलब क्या है, फॉल इन द वैल्यू इज हायर देन IFR। सोचो IFR में 10,000 है लेकिन इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम हो गया, तो IFR में तो सिर्फ 10 ही है, इन्वेस्टमेंट 15 से कम हो गया। इसका मतलब 5,000 रुपया क्या होगा, हमको रिवोल्यूशन में डालना होगा जैसे हम WCR में किए थे, और फिर इसको पार्टनर्स में बांटना होगा। फिफ्थ केस जो WCR में नहीं था वो ये है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो हायर हो जाए बुक वैल्यू से। तो अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो वहां पे 3 जर्नल्स होंगे। पहला बार तो IFR का जरूरत है नहीं, उसको पार्टनर से बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसको रिवोल्यूशन में डालेंगे, और फिर रिवोल्यूशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिफरेंट 5 केसेस हैं, और इसके लिए मैंने देखो एक जर्नल आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। ABC 3 पार्टनर थे, रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। एक बैलेंस शीट का एक स्टेट मैंने लिखा है, IFR में 18,000 है और इन्वेस्टमेंट मेरे बुक में है 2 लाख रुपया। 4 केसेस हैं, आप देखो। पहला केस बोला है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा कि इन्वेस्टमेंट का जो बुक वैल्यू है मार्केट वैल्यू बोथ आर इक्वल, तो ये जो IFR का पैसा होगा ये पूरा का पूरा किसके खाते में चला जाएगा, पार्टनर्स के खाते में। जर्नल क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, एज सिंपल एज दैट। अब 18,000 रुपया है, उसको आपको बांट देना है। रेशियो क्या है मेरा, 3:1। तो 3:1 में अगर हम बांटें तो क्या आ जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000। क्लियर है, ये हो गया आपका केस नंबर 1। अब अगर मेरे को बोले कोई कि सर केस 2 सिखाइए, चलो भाई केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, 2 लाख का चीज मार्केट में हो गया 191 का, इसका मतलब क्या है 9,000 कम हो गए। जबकि देखो मेरे IFR में अमाउंट कितना था, IFR में अमाउंट 18,000 था। इसमें से 9,000 कौन यूज कर लेगा, इन्वेस्टमेंट। कौन यूज कर लेगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिडक्शन हुआ है इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में। तो इसका मतलब है सेट ऑफ तो हो गया 9,000। अब जो बचे हुए 9,000 हैं वो किसके चले जाएंगे, वो ABC के पास चले जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, 9,000 को बांट दूंगा 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500। तो ये मैंने आपको पहले 2 केसेस सिखा दिए। ये 2 केसेस में आपको ये क्लियर हो गया कि पार्टनर्स कैसे कैसे IFR आपस में बांटेगा। अब हम लोग केस नंबर 3 सीखते हैं। देखो 1 और 2 मैंने आपको सिखा दिया, अब आप C की तरफ मूव करते हैं। देखो C में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फर्दर और फॉल कर गया। कितना फॉल कर गया, 2 लाख से 173 पे आ गया, मतलब इस बार फॉल 27,000 का है। इस बार ये फॉल 27,000 का है, जबकि रिजर्व में सिर्फ 18 है, मतलब ये फॉल इज हायर देन IFR। तब क्या करेंगे सर,
करना क्या है, सिंपल है, हम IFR में तो 18 लिखेगा क्योंकि मेरे पास 18 था, टू इन्वेस्टमेंट लिखेगा, कितना फॉल हो गया 27, तो एक्स्ट्रा कितना फॉल हो गया 9000, तो ये 9000 हम कहाँ से यूज़ करेगा, रीवैल्यूएशन से। IFR कम है, इसके लिए एक और एंट्री क्या होगा, ये रिवोल्यूशन का लॉस है, हम लोग किस में बांट देंगे, ABC में, जैसे जर्नल में लिखा हुआ है ABC टू रिवैल्यूएशन। याद रखना न्यू पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं रहता है कभी भी, कभी कंफ्यूज मत होना। ये 3 दिख रहे तो तीनों ओल्ड ही हैं, तो 9000 को 3 to 1 में बांटना है, 4500, 3000, 1500। ये था आपका केस नंबर 3, व्हेन द फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज हायर देन IFR। क्लियर हो गया, तो IFR का फॉल आप देख लिए। अब नेक्स्ट मैं लास्ट वैरायटी करता हूँ आपके लिए। लास्ट वैरायटी तो ध्यान देना, हुआ क्या, लास्ट वैरायटी में मेरा मार्केट का वैल्यू बढ़ गया है 18000 से, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज हायर देन। तो इसके लिए जनरल क्या लिखना है, सबसे पहले तो सर IFR को हटा दीजिए, IFR का कोई ज़रूरत नहीं है, तो IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। तो IFR में कितने रुपए थे 18000, 3 to 1 में क्या करना है, मुझे बांट देना है, तो 9000, 6000, 3000। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है तो रिवोल्यूशन में जाएगा, जनरल क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना बड़ा है 18000, ठीक है। अब रिवोल्यूशन हुआ है तो ऑब्वियसली रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी हुआ है, तो एक जनरल सिंपल सा लिख लेते हैं अपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, बांट देंगे। कितना प्रॉफिट हुआ था 18000 का, तो 18000 का बांट दो, 9000, 6000, 3000। तो ये सिंपल 4 केसेस मैंने आपको बता दिए IFR के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट सम इज ऑन द एडजस्टमेंट एंट्री। अभी एडजस्टमेंट एंट्री का कहानी क्या है सर, जो WCR में था, सॉरी WCR बोल रहा हूँ, जो रिवोल्यूशन में था, पिछले क्लास मैंने कराया था। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं और मैं उन चीज़ों का इफेक्ट बुक में चेंज किए बगैर दिखाना चाहता हूं, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। जैसे रिवोल्यूशन में एसेट्स के वैल्यू तो चेंज हो रहे थे, लेकिन मेरे को वो इफेक्ट विदाउट एसेट्स के वैल्यू को चेंज किए बगैर दिखाना था। उसी तरह जैसे एसेट्स होते हैं तो हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज भी तो होती हैं, रिजर्व्स भी तो होते हैं, तो कई बार ये भी तो हो सकता है कि हम ये डिसाइड करें कि हम अपने रिजर्व्स को, एडवर्टीजमेंट्स को टच नहीं करेंगे, ऑल्टर नहीं करेंगे और उनका इफेक्ट शो करना है। तो ये टॉपिक उसी पे ही है। देखो यहाँ पे ABC पार्टनर्स थे, रेशियो था 6:3:1 का, और नया पार्टनर D आया और रेशियो बन गया 3:3:1 का। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिकॉर्ड तो करेंगे इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका रिकॉर्डिंग होगा लेकिन विदाउट ऑल्टरिंग। विदाउट ऑल्टरिंग मींस विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू। तो कैसे करेंगे सर, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स रहेंगे आपके। पहला स्टेप वहां पे आपको याद था, कैलकुलेशन था SR एंड GR का, वही चीज आप यहां पे भी फाइंड आउट करोगे। कैसे, जस्ट आप पुट करो A B C एंड D। तो A का ओल्ड है 6/10, 3/10, 1/10, न्यू है 3/10, 3/10, 3/10। ओल्ड तो कुछ था नहीं, इसका न्यू क्या है 1/10। माइनस करो आएगा 3/10, ये 0, ये है -2/10 और ये है -1/10। ये सेक्रीफाइस और 2 आ रहे हैं नेगेटिव में। देखो कई बार ऐसा होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ही तो ये है कि जब रेशियो बदलेगा तो हो सकता है कि एक पार्टनर जब इन हुआ तो हो ही सकता है कि उसको तो गेन होना ही है, लेकिन सेक्रीफाइस करने वाला इतना सेक्रीफाइस कर दिया कि एक पुराने पार्टनर को भी फायदा हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं कि उस पुराने पार्टनर को कुछ बियर नहीं करना होगा, उसका जो शेयर बढ़ेगा उसके लिए हो सकता है उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल्स लाने पड़ेंगे और काफी कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो कभी ये मत सोचना कि कैसे हो सकता है सर, नए पुराने पार्टनर को कैसे चेंज हो सकता है, पुराने पार्टनर को क्यों फायदा हो सकता है। हो ही सकता है
अगर वो इंसान भी चाहे कि भाई मेरा जो शेयर पहले 1 पे था, अगर मैं उसको और बढ़ाना चाहता हूँ तो इसमें हर्जा क्या है? तो पहले उसको 1/10 मिलता था, अभी 3/10 मिलता है, पहले से 2 हिस्सा ज्यादा मिल रहा है। तो अगर उसको 2 हिस्सा ज्यादा मिल रहा है तो ये कभी हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसको लेके आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना तो माइंड में। तो ये हो गया क्लियर। अब आप आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप 2 मैं यहां करता हूं। देखो स्टेप 2 में क्या है? नेट इफेक्ट। सर ये नेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है? जो जो आइटम कहा गया है कि जिनको ऑल्टर नहीं करना है, उसमें हम लोग सबसे पहले लायबिलिटीज को चुनते हैं। क्लियर है? अगर रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्लस करते हैं, लॉस होगा तो माइनस कर देना, और एसेट्स जो नहीं लेने होते हैं उनको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहां पे देखो आपका जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, वो लिखेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, उसको भी लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट दिया है, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इसको भी लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स को बाद में लिखेंगे। WCR है पहले आ जाता है, WCR लायबिलिटी होता है, लेकिन WCR है कितना? 20। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उसके क्लेम है 10 का, तो यानी रिजर्व में रह कितना जाएगा? सिर्फ 10। तो हम यहाँ पे सिर्फ 10,000 लिखेंगे। IFR भी लिखना है, IFR में भी 10,000 था, जिसमें से देखो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू बदला है 5,000 से, तो 5,000 कम कर देंगे क्योंकि मार्केट में 5,000 कम हो गया। और लास्टली हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करेंगे क्योंकि वो एसेट्स में था, जो कि कितना है? 50,000 का। तो नेट इफेक्ट इसी कहते हैं। तो नेट इफेक्ट आया कितना? देखो ये तो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख में 50 गया तो 150, और 15 10 165 हो गया। तो ये 2 बेसिक से स्टेप आपको पहले कर लेने हैं। अब लास्ट जो है जर्नल। जर्नल क्या है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर हमारा कौन कौन है? यहाँ पर C और D है, तो आप जस्ट लिख दो C कैपिटल डेबिट, D कैपिटल डेबिट टू A कैपिटल, क्योंकि अकेला सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? E। कितना आएगा ये? 165 का 2/10, 165 का 1/10, तो ये आएगा 33,000, ये आएगा 16,500, टोटल आएगा 49,500। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट सम है। कई बार आप देखोगे एक्सरसाइज में भी ऐसे 2-3 सम आपको मिलेंगे, तो आप कुछ एग्जांपल्स भी रेफर कर लेना अपने बुक में, कुछ एक्सरसाइज के सम्स भी कर लेना। और इन टॉपिक्स को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। और हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस आपको करना है। मैंने आपके हिसाब से सारे वैरायटीज कवर किए हैं, और ट्राई करना कि सारे सम्स आप प्रैक्टिस करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को भी आप मेरे को जरूर से नोटिफाई करना।